अब हम देख रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स। रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट्स में मैं ये बात बोल सकती हूँ कि हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी और जो दूसरे सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है और साइकोलॉजी उन दूसरे सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में या उनमें कैसे हेल्प करती है। आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। जब आप फिफ्थ सेम में आएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट होगा एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अब एजुकेशन एक बोल सकते हैं कि ओवरऑल एजुकेशन में देखें तो साइकोलॉजी का क्या यूज़ है और किस तरीके से साइकोलॉजी एक रिलेशनशिप मेंटेन करती है एजुकेशन के साथ में। ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको पता है कि लर्निंग जो है वो साइकोलॉजी का ही एक साइकोलॉजी के अंदर आती है। लर्निंग लॉन्ग टाइम तक याद कैसे करना है, मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजी का पार्ट है। तो उस तरीके से अगर हम लर्निंग, पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो वो हमारे एजुकेशन में हेल्प करेगा। अब आप बोलेंगे कैसे? अगर आपने अब यहाँ पे देखो, एजुकेशन डेवलप्स नॉलेज। एजुकेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज आती है, स्किल्स डेवलप होती हैं एंड पर्सनैलिटी बनती है। और साइकोलॉजी हेल्प करती है कि लाइक जब आप क्लास के अंदर हैं आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। टीचर आपको पता है कुछ बच्चों को केमिस्ट्री अच्छी लगती है और कुछ बच्चों को अच्छी नहीं लगती। जब आप जाएंगे देखेंगे तो पता लगेगा जिन बच्चों को केमिस्ट्री अच्छी लगती है उनके टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जिन बच्चों को अच्छी नहीं लगती उनके टीचर्स उनको शायद उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी साइकोलॉजी का एक मेन रोल है कि टीचर जो है वो लर्नर के इंटरेस्ट, उसके लेवल, उसके इमोशंस, उन सारी चीज़ों को देख करके उसके हिसाब से पढ़ाएं। फिज़िक्स वाला आज पॉपुलर हुआ क्यों? क्योंकि इससे पहले जो एजुकेशन या जो आज ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है उसके पीछे का रीज़न ये है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इससे पहले उस तरीके से पढ़ाया जाता था जैसे वो टॉपर्स को पढ़ा रहे हो। तो जो बैक बेंचर्स या फिर जो एवरेज स्टूडेंट्स होते थे वो ठीक से नहीं पढ़ पाते थे, उनको प्रॉब्लम्स नहीं समझ आती थी। एंड वो प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? ऑनलाइन टीचिंग ने, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एजुकेशन सिस्टम ने। तो ये जो है वो अब साइकोलॉजी ने हेल्प की एजुकेशन में। अब जब आपका इमोशनल, आप दूसरा एक एग्जांपल दूंगी कि कोई टीचर है आपके कॉलेज में और आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। अब वो भले ही कैसा ही पढ़ाए लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, आप बोलेंगे हाँ ये अच्छा पढ़ाता है। और एक टीचर है जो अपनी जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने साइकी बना दी कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते, इनके नोट्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको उनका पढ़ाया हुआ नहीं समझ आएगा। यहाँ पे साइकोलॉजी वर्क करती है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप मेंटेन करने में। अब अगर मैं सिर्फ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की बात करने लग गई रिलेशनशिप की तो टॉपिक बहुत बड़ा चला जाएगा। शॉर्ट में बस इतना ही बताना चाहूँगी कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बोल सकते हैं, बहुत ही जो है वो गहरा नाता है। जहाँ साइकोलॉजी होती है वहाँ एजुकेशन का भी कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। तो साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड लर्नर्स इंटरेस्ट्स एंड इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड मोटिवेशन। It guides in making teaching methods, classroom management and solving students' problems. अब जो सेकंड वन है वो हम देखेंगे साइकोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर क्या रिलेशन है। ये आपने सुना होगा कि कोई पर्सन बोलता है कि हमें तो उस डॉक्टर साहब की मेडिसिन लगती है, या फिर एक बार भले ही वो कोई भी डॉक्टर हो, उन्होंने गोली की जगह पे मीठी गोली दे दी हो लेकिन सामने वाले का बुखार उतर जाता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी जो है वो मेडिसिन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर किसी व्यक्ति ने सोच लिया
कि अब मेरी जो डिज़ीज़ कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस डॉक्टर के पास जाके आधा स्ट्रेस तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वो क्या है, साइकोलॉजी उस डॉक्टर को उस तरीके से हैंडल करना आता है, उस तरीके से मैनेज करना आता है कि पेशेंट वहाँ आते ही अपनी आधी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। एंड इस तरीके से जो वो साइकोलॉजी है वो मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑब्वियसली अगर आप किसी पर्सन के ऊपर बिलीव कर रहे हो तो वहाँ पे साइकोलॉजी का भी मेन रोल होगा कि सामने वाला पर्सन आपके सामने किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। इन शॉर्ट, साइकोलॉजी का मेडिसिन में सिर्फ इतना रोल आप लिख सकते हो कि साइकोलॉजी हेल्प करती है डॉक्टर्स को जो स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया या फिर इमोशनल फीलिंग्स जो है वो पेशेंट की कैसे हैंडल करनी है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। एंड अब हम इसको पढ़ते हैं। द मेंटल हेल्थ इज़ क्लोजली रिलेटेड विथ फिजिकल हेल्थ। Psychology helps doctors to study how stress and anxiety and emotions affect illness. Clinical psychology provides psychotherapy, counseling, and rehabilitation. अब हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में पहले पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं और वहाँ पे साइकोथेरेपी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जब आप साइकेट्रिक पढ़ेंगे तो अच्छे से पता समझ पाएंगे कि साइकोथेरेपी क्या होती है। और इसके रिहैबिलिटेशन मतलब अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है या किसी लव्ड वन के लॉस की वजह से वो अपनी डिप्रेशन में है या कोई मेंटल इलनेस का शिकार है, तो उसको रिहैबिलिटेशन में लाने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से मेडिसिन के साथ भी इसका रिलेशन है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एंड बिजनेस इंडस्ट्री। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम बोलते हैं कि सामने वाले की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी थी, इसीलिए प्रोडक्ट भले ही कैसा ही हो लेकिन बिक गया। बहुत सारे लोगों ने रेड बुल की मार्केटिंग स्टडी के बारे में स्ट्रेटजीज़ के बारे में सुना होगा। जोमेटो की देख लो, स्विगी की देख लो, वहाँ पे उन लोगों के जो मैसेजेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो वहाँ पे अब आप सोशल मीडिया के ज़माने में हो तो आप अच्छे से इस बारे में लिख सकते हो कि कैसे बिजनेस इंडस्ट्री और साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है या रोल प्ले करती है साइकोलॉजी बिजनेस में। So I can say industrial psychology studies human behavior at work. It helps in selection, training, leadership, motivation, job stactions and productivity. Psychology also guides marketing and consumer behavior. ये जो नीचे वाली लाइन थी इससे आप अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं वाकिफ़ हो, लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइन है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पर किस पर्सन को सेलेक्ट करना है, ट्रेनिंग किस तरीके से करवानी है, लीडरशिप जो एक कला है वो अगर आप अच्छे से साइकोलॉजी जानते हो तो ही कर सकते हो। मोटिवेट कब करना है, जॉब या फिर जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, इन सारी चीज़ों में काम आता है। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है वो है साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी को हम क्या करते हैं कि इसको हम फॉरेंसिक भी बोलते हैं, या फिर अगर नर्सिंग की फील्ड में है तो फॉरेंसिक नर्सिंग हो गई। तो साइकोलॉजी का क्रिमिनोलॉजी में कैसे रोल है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब कोई क्रिमिनल्स है उसने क्राइम किस तरीके से किया, उसकी पर्सनैलिटी, उसके पीछे का रीज़न या फिर उससे सच उगलवाना हो, तो इन सब में हम साइकोलॉजी का यूज़ लेते हैं। एंड इफ़ यू नो तो वहाँ पे कभी कभी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट को भी बुलाना पड़ता है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मूवीज़ में अच्छे से डिस्क्राइब हो चुका है, इतना कुछ है नहीं, नोट्स देख लेना, मेन हेडिंग्स हैं। द क्रिमिनोलॉजी स्टडीज क्राइम एंड क्रिमिनल्स। साइकोलॉजी एक्सप्लेन द कॉज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर का कॉज क्या है, लाइक फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, पुअर सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. It also help in rehabilitation of criminals through counseling and behavior modification. एक नेल पेंट नाम की मूवी है
जिसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ज़्यादा अच्छे से भी नहीं पर उस हिसाब से। उसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन होता है जो क्राइम करता है, छोटे छोटे बच्चों को मारता है और उनको किडनैप करता है और उनको मार देता है, उनके साथ एब्यूज़ वगैरह करके। फिर उसके बाद में जब कोर्ट उसको पनिश करने को आता है, जब उसके ऊपर केस चलता है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। जो उसकी गर्लफ्रेंड होती हैं वो उसके रोल में आ जाता है। तो वहाँ पे जो कोर्ट मेन डिसीजन देता है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो मेन मूवी का है, तो मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहूँगी। इसके उसके अंदर वही है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, पर वो वहाँ पे किसी को ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं कि उनको लोगों को मारना अच्छा लगता है, खून देखना अच्छा लगता है। बहुत सारे घटिया घटिया टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम साइकेट्रिक में पढ़ेंगे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का साइकोलॉजी में क्या मेन रोल है, इससे मुझे याद आ रहा है अमेरिका के अंदर का एक केस जहाँ पे पॉलिटिशियन ने साइकोलॉजी का यूज़ किया था। अब क्लियरली मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कि अभी चल रहा है कि आप जनता को कुछ भी दिखा दो, जो पीआर चल रहा है, ठीक है, पीआर का सिस्टम चल रहा है, आपको ऑनलाइन जो कुछ दिख रहा है आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपको वही सही लगने लगता है। तो अगर पॉलिटिशियन चाहें तो वो आपको साइकोलॉजी की हेल्प से इस तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं कि आप उन्हीं को वोट दो। एंड ये हमारे देश में होता है बहुत बार। सो अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी एंड पॉलिटिशियन का मेन क्या रोल होता है। एक बोलते हैं ना, बोलना भी एक कला होती है, तो वो सब पॉलिटिक्स में आता है कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी बात बताते हैं, आपका जो एटीट्यूड है या फिर आपकी पर्सनालिटी क्या है जनता के सामने, ये आप पॉलिटिक्स में कितने टाइम तक रहेंगे ये डिसाइड करता है। और वो किसकी वजह से होता है, साइकोलॉजी की वजह से होता है। सो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजी स्टडीज ओपिनियंस, attitudes and behavior of people in politics. It helps leaders to decision making, propaganda, public relations and conflict resolution. लाइक कोई ऐसा डिसीजन लेना जिससे सारी जनता खुश हो जाए, या फिर कुछ ऐसा करना जिससे सब के सब लगभग खुश हो जाएं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या फिर पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। इट सपोर्ट डेमोक्रेसी बाय अंडरस्टैंडिंग वोटर्स बिहेवियर। चलो आगे इसको नहीं समझाना चाहूँगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा करंट सिचुएशन को देख के। साइकोलॉजी एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब साइकोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में साइकोलॉजी का क्या मेन रोल है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली बताऊँ तो अगर गाइडेंस और काउंसलिंग है, वो कैसे होती है कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो, अब सामने वाले को अगर आप पे भरोसा ही नहीं है, आपको बात करना ही नहीं आता है, तो वो आपकी बात क्यों मानेगा। तो जब वो आपकी बात मानेगा ही नहीं तो आप उसको गाइड कैसे करोगे, आप उसके साथ काउंसलिंग कैसे करोगे जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपसे बात करने में। तो यहाँ पे साइकोलॉजी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सॉल्व पर्सनल, educational and vocational problems. Psychology provides principles of learning, कैसे सिखाना है, motivation, how to motivate, and personality. The psychologists use test and counseling techniques to help students and clients. तो वो counseling techniques and test technique का यूज़ करते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। अब जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े जो सेमिनार्स होते हैं वो वहाँ पे कोई भी एक छोटी मोटी बात बता देते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसको जब नॉर्मल लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं और वो अपना ओपिनियन बताते हैं, तो वहाँ पे लोगों को वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ आती है। लाइक मैं आपको बता दूँ कि एक मिनट रुको, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी एंड मिलिट्री, उसको छोड़ो,
मुझे एग्जाम्पल उसका याद नहीं आया अच्छा एक्चुअली। अब हम बढ़ते हैं साइकोलॉजी एंड मिलिट्री साइंस, मिलिट्री, आर्मी। ओके, सो मिलिट्री साइकोलॉजी हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। सॉरी, आपको पता है कि जो लोग आर्मी में होते हैं उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी है। एंड ये सारी चीज़ें इन सब में हेल्प कौन करता है? साइकोलॉजी। और ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती है? साइकोलॉजी के। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं मिलिट्री एंड साइकोलॉजी का भी एक अच्छा खासा रिलेशन है। द प्रिपेयरनेस दैम, इट प्रिपेयर्स दैम फॉर स्ट्रेस, fear and difficult war situations. It improves morals, leadership and adjustment after war, means post trauma care. मोटिवेट करने में उनको हेल्प करती है, उनका जो माइंड सेट्स है उनको मेंटेन करने में हेल्प करती है। एंड जो लास्ट हमारा है वो है साइकोलॉजी इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में रिलेशन कैसा है। सेल्फ डेवलपमेंट, आप खुद के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, खुद के साथ में आपका रिलेशन कैसा है। जब आपका रिलेशन खुद के साथ अच्छा होगा देन यू कैन इम्प्रूव इन योर पर्सनैलिटी। जब आपको पता है आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आपका बिहेवियर इस तरीके से यहाँ पे गलत है, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे, तो वो सेल्फ डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है? हमने अभी पढ़ा था ऑब्जर्वेशन एंड जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा था, याद है सबको? हमने ह्यूमन रिलेशनशिप और ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है, इससे पहले एक और चीज़ पढ़ी थी, जो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी थे उसमें पहला और दूसरा मेथड था इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ह्यूमन रिलेशनशिप में हमारा जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप में जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड काम आएगा, सेल्फ डेवलपमेंट में इंट्रोस्पेक्शन। ह्यूमन रिलेशनशिप में ऑब्वियसली वो भी काम आएगा ही, इंट्रोस्पेक्शन। अब ये किस तरीके से साइकोलॉजी जो है इसमें हेल्प करती है? आपने देखा होगा कुछ लोगों की सबसे बन जाती हैं, कुछ की किसी से नहीं बनती हैं, कुछ लोगों की किसी से नहीं बनती हैं फिर भी वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे होते हैं, और कुछ लोगों की सबसे बन जाती हैं फिर भी वो कहीं पे के भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या मेन रोल होता है साइकोलॉजी का, कि उन्होंने शायद ह्यूमन रिलेशन को अच्छा बना दिया लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट कर लिया लेकिन ह्यूमन रिलेशन नहीं बना पाए, एंड कुछ लोगों ने दोनों ही चीज़ों को परफेक्टली कर दिया। अब मैं पढ़ लेती हूँ, रामायण नहीं करूँगी ज़्यादा। ह्यूमन रिलेशंस डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। साइकोलॉजी हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, एम्पैथी, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फॉर सेल्फ डेवलपमेंट इट टीचेज सेल्फ अवेयरनेस, इमोशन कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो था हमारा, वो हमारा क्या था? साइकोलॉजी इन ह्यूमन रिलेशन। जो भी था साइकोलॉजी का जो है वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ में क्या रिलेशन है। सो साइकोलॉजी का अदर सब्जेक्ट के साथ में सबसे पहले हमने एजुकेशन के साथ में देखा, लर्निंग वगैरह में हेल्प करता है, टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसमें हेल्प करता है। सेकंड, मेडिसिन्स में देखा तो पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच का जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डॉक्टर की हेल्प करता है कि वो कैसे स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इमोशंस जो है वो पेशेंट के उसको हैंडल करे। और क्लिनिकल साइकोलॉजी हमारी एक पूरी की पूरी ब्रांच है जो अलग से साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाती हैं मेंटली इल पेशेंट्स को। इवन एज वेल एज नॉर्मली जो फिज़िकली इल पेशेंट होते हैं उनको भी साइकोलॉजिकली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा तो मार्केटिंग, लीडरशिप में ये हेल्प करती है। फिर क्रिमिनोलॉजी में तो क्रिमिनल्स ने केस जो भी काम है वो क्यों किया, क्राइम क्यों किया, उसके पीछे का कॉज जानने में हेल्प करती है, और उस क्रिमिनल से सच उगलवाने में भी हेल्प करती हैं। इसके बाद में पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिशियन अपना ओपिनियन किस तरह से जनता में रखते हैं, जनता के बीच में भरोसा बनाने में और डिसीजंस मेकिंग में और इफ़ेक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हेल्प करती हैं।
फिर उसके बाद में गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसके अंदर जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में साइकोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है, लर्निंग में, मोटिवेशन में एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये जो है वो हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद में मिलिट्री साइंस, तो आर्मी का माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बनाने में, फियर, स्ट्रेस और वॉर वाली सिचुएशन में माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग रखने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। फिर रिलेशनशिप विथ ह्यूमन एंड सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, लोगों की फीलिंग्स को समझने में, उनके बिहेवियर को समझने में, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने में और खुद की फीलिंग्स को समझने में, खुद सेल्फ अवेयरनेस में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो है वो साइकोलॉजी हेल्प करती है। इस तरीके से ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो हम टॉपिक अब पढ़ेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग।